नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट होगा आपके सामने। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज राफा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर, जहां आईडीएफ एयर स्ट्राइक हमलों से राफा दहल गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आईडीएफ की तरफ से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एयर स्ट्राइक की रात की यह तस्वीर। गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक सर्च ऑपरेशन को लेकर भी खबर बड़ी है। घर घर में हमास लड़ाकों की तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन की यह तस्वीर देखिए। गाजा में 24 घंटे में 60 ठिकानों पर इजरायल का हमला। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, हमास बेस और कई सुरंगों को तबाह करने का दावा किया गया। आईडीएफ के शाइटेड कमांडो यूनिट के कहर की ये तस्वीर। उत्तरी गाजा में आसमान से गिराई मदद सामग्री झपटने के लिए जरूरतमंदों में होड़ नजर आई। ये देखिए तस्वीर, जहां समंदर में ज्यादातर मदद सामग्री गिर गई। पैराशूट्स के जरिए जिस तरीके से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए। हालांकि सामग्री झपटने के लिए ही जरूरतमंदों में होड़ भी नजर आई और समंदर में भी ज्यादातर सामग्री जा गिरी। बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना के बड़े हमले को लेकर भी खबर है। रूसी बेस में धमाके में कई रूसी सैनिकों की मौत। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के विध्वंसक हमले को लेकर खबर, आपको बता दें, हाइमर्स अटैक में रूस का बक्सैम व्हीकल हुआ तबाह। तस्वीरें आपके सामने, जहां अलग अलग जगहों पर विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये हाइमर्स अटैक की वो तस्वीर जहां रूस के बक्सैम व्हीकल को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है। एक तरफ बेलगोरोद की तस्वीर आपके सामने, जहां आप देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ज़ेपोरिज़िया की ये तस्वीर। हालांकि आपको बता दें, रूसी बेस को टारगेट किया गया है बेलगोरोद में। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया में भी अलग टारगेट को हिट किया है। हालांकि रूसी बेस में धमाके में रूसी सैनिकों की मौत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के इस विध्वंसक वार में दावा किया जा रहा है कि रूस का बक्सैम व्हीकल तबाह हो गया है। अब बेल्जियम में तुर्की खुर्द प्रवासियों के बीच हिंसा को लेकर भी खबर आई। आपको बता दें, बेल्जियम की सड़क पर हजारों लोगों के विरोध की ये तस्वीर देखिए। और बाल्टीमोर में जहाज की टक्कर के बाद पुल ढह गया। लापता 6 लोगों के बचने की भी उम्मीद अब खत्म हो गई है। हादसे की उस वक्त की ये तस्वीर देखिए, जहां पुल के पोल से जहाज के टकराते ही पुल धराशायी हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने फिलहाल बचाव अभियान काफी घंटों तक चलाया, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ये बचाव अभियान भी रोक दिया गया है। मालवाहक जहाज के टकराने के बाद पुल ढह गया। चलिए, 8 बड़ी ब्रेकिंग एक बार फिर से आपको यहां पर बता दें। आगे बड़ी खबरों का होगा विश्लेषण और साथ ही डिटेल इंफॉर्मेशन। जहां देखिए राफा में आईडीएफ की विध्वंसक हमले को लेकर खबर आई, वहीं गाजा में भी आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन और विध्वंसक वार की तस्वीर आपने देखी। वहीं हमास के बेस और कई सुरंगों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और राहत सामग्री पहुंचाने की जद्दोजहद के बीच सामान किस तरीके से पानी में ही समा गया। और बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना के बड़े हमले की खबर। वहीं बेलगोरोद के साथ साथ
ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन बड़े विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं बेल्जियम की सड़क पर भारी विरोध की तस्वीर भी देखने को मिली और साथ ही मालवाहक जहाज बाल्टिमोर में किस तरीके से पुल से टकराया और पुल ढह गया, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन समंदर में संग्राम, नेटो वर्सेस बेलारूस क्यों कह रहे हैं, और साथ ही ईरान हूती की अमेरिका को धमकी को लेकर भी होगा एनालिसिस। आपको बता दूं इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा सर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और ईरान हूती की अमेरिका को धमकी, बड़ी खबर पर होगा एनालिसिस। इसके अलावा आपको बता दें अगर ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई होती है तो उसका जवाब फारस की खाड़ी में दिया जाएगा। नेटो से जंग की तैयारी में है बेलारूस। बड़ी खबर, बेलारूस एक ऐसे मिशन पर लगा है जिसका परिणाम नेटो वर्सेस बेलारूस और रूस होगा। ऑयल के बदले बारूद, दुनिया नेस्तनाबूद। नॉर्थ कोरिया से एक हाथ हथियार लो, दूसरे हाथ उसे ऑयल दो। पाकिस्तान करेगा परमाणु हमला। बड़ी खबर है, अगर परमाणु जंग हुई तो वो पुतिन नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान करेगा। क्यों, बताएंगे आपको। लेकिन बड़ी खबर समंदर में विध्वंसक जंग के काउंटडाउन को लेकर है और ईरान हूती की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग को लेकर यह बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें फारस की खाड़ी में अमेरिका को जवाब ईरान देगा। ईरान की रडार पर अमेरिकी ऑयल टैंकर्स होंगे। एक बार फिर से जान लीजिए ये खबर बड़ी आखिर क्यों है। क्योंकि अब ईरान ने दी है अमेरिका को धमकी और कहा है फारस की खाड़ी में अब ईरान की रडार पर अमेरिकी ऑयल टैंकर्स होंगे। एक और बड़ी खबर है, सुवोल्की गैप पर कब्जे की तैयारी में बेलारूस। लुकाशेंको ने जंग की तैयारी कर कमांडर से चर्चा की है। सुवोल्की गैप पर नेटो और बेलारूस में जंग की आशंका, हालांकि रूस के लिए बेहद अहम। 100 किलोमीटर लंबा ये जो गैप है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है, इसी बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। लेकिन नेटो बेलारूस में जंग की आशंका को देखते हुए खबर बड़ी है। एक और बड़ी खबर, जापान से बात नहीं करेगा उत्तर कोरिया। जापान के साथ समिट से किम जोंग का इनकार। जापानी पीएम किशिदा ने किम जोंग से मिलने की पेशकश की थी और कोरिया प्रायद्वीप में शांति के प्रयासों को यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कर सकता है न्यूक्लियर हमला। बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर हमले को लेकर सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। अस्थिर होने की वजह से पाक हमला कर सकता है। तालिबान पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध तो नहीं है और पुतिन कभी नहीं करेंगे परमाणु हमला। एक्सपर्ट्स इसको लेकर भी स्पेक्यूलेट कर रहे हैं या बड़े दावे कर रहे हैं, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। लेकिन उसके साथ ही बड़ी खबरें और भी हैं जहां आपको बता दें कि अब जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले को लेकर बड़े और सनसनीखेज दावे जो किए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर इस बीच सामने आई है, तालिबान पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध तो नहीं है, लेकिन अस्थिर होने की वजह से क्या पाकिस्तान कर सकता है हमला, यही बड़ा सवाल है। सिन्हा सर, इन हालात के बीच में ये खबर आखिर क्या सिग्निफिकेंस भी रखती है और क्या बड़े दावों को लेकर, न्यूक्लियर हमले को लेकर ये जो सनसनीखेज दावा किया जा रहा है, क्या ये संभव लगता है आपको? पाकिस्तान के साथ तालिबान के अच्छे संबंध ना होने की वजह से क्या ये हिमाकत करेगा? जय हिंद सुरभि। देखिए, जो आपने आज बात किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर स्ट्राइक बाय पाकिस्तान, और जब हम पूरे इस संदर्भ में देखते हैं कि न्यूक्लियर का कहां इस्तेमाल हो सकता है, तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल देश है। देखिए, जिसके पास 9 शक्तियां हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर हथियार है, उसमें यदि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत बात करते हैं, मैं उनको छोड़ दीजिए। नॉर्थ कोरिया भी, क्योंकि वहां तानाशाह है, उसके पूरे कंट्रोल में चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी का नहीं। देखिए, जब अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा था, उस समय भी ये खबरें आ रही थी कि कहीं इस जगह में, जो वहां पर आपको खास करके बलूचिस्तान में, या जो आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला करके अपने बस में ले सकते हैं, ये खबरें आई थी या शंकाएं जारी हुई थी। तो ये कहा जाता है कि देखिए, रशिया से जब हम तुलना करें, जो खबर आई है, उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन साहब कभी भी न्यूक्लियर चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का होना और उसका टाइट कंट्रोल का होना और उसका नैरेटिव एक कहना कि बहुत सारे आपने 2 साल में देखे, उनके ऊपर में जब ये आया था, काउंटर ऑफेंसिव आई थी यूक्रेन का, जब उनको खैरसोन छोड़ना उन्होंने नहीं किया, कहा जा रहा था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाएगा।
बार बार ये चीजें नैरेटिव पैदा की, मगर आपने कहीं उन्होंने तो डिप्लॉय तक नहीं किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन आती हूं मैं आपके पास। और बड़ी खबरों पर भी चर्चा की जानी जरूरी है, क्योंकि रेड सी में हुती के हमलों से मचे हाहाकार को लेकर एक बड़ी खबर मिली है। 72 घंटों में जहाजों पर 6 विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक, रेड सी से अदन की खाड़ी तक ताबड़तोड़ हमलों को लेकर खबर है। और हुती सैन्य प्रवक्ता याना सारी का बहुत बड़ा दावा है। अब इस दावे के तहत क्या बड़ी खबर है? हुती के विध्वंसक हमलों को लेकर रेड सी में मचे हाहाकार को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। अब रेड सी में हुती के हमलों से मचे हाहाकार के बाद जिस तरीके से इस पूरे कमर्शियल रूट को देखते हुए बड़े फैसले हुए हैं, लगातार अब रेड सी से अदन की खाड़ी तक ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब बड़े दावे क्या हो रहे हैं इन हमलों को लेकर, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 72 घंटे में कमर्शियल जहाजों पर 6 बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े 4 जहाजों पर मिसाइल ड्रोन अटैक हुआ है। प्रिटी लेडी शिप मर्स साराटोगा शिप को भी टारगेट किया गया है। सिंगापुर के एपीएल डेट्रॉइट और चीनी स्वामित्व वाले हुआंग शिप के पास मिसाइल भी गिरी है। अब रेड सी से अदन की खाड़ी तक लगातार हो रहे हमलों को लेकर खबर बढ़ी है। और डेनमार्क की मर्स शिप कंपनी ने साराटोगा शिप में बड़े नुकसान से हालांकि इनकार कर दिया है। हुती सैन्य प्रवक्ता यासारी की तरफ से ये जो बड़े दावे किए गए हैं, बड़ी खबर है। हालांकि हुती हमलों से थर्राए इजरायली शहर एलात को लेकर भी खबर आई है। अगली ब्रेकिंग, एलात में अभी भी हुती मिसाइल हमले का अलर्ट है। हुती ने एलात पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। मार्च में अब तक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। और जिस तरीके से हुती की इन मिसाइल से इजराइल में दहशत है, यही अगली बड़ी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मिसाइल हमलों के अलर्ट को लेकर खबर आई है। और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी तस्वीरें, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हुती ने इलाक पर अब कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। और मार्च में अब तक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। तो हुती की मिसाइल से इजराइल में दहशत को लेकर खबर, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायली शहरों में हुती मिसाइल हमले का अलर्ट है। साउथ इजराइल के इलाक पर नॉन स्टॉप मिसाइल हमला, हुती ने इलाक पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है। और मार्च में अब तक हुती ने इलाक पर दागी दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल। इलाक पर इस महीने हुती के 20 से ज्यादा ड्रोन हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल के अलग अलग शहरों में इसको लेकर दहशत है। लेकिन समंदर में हुती के हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अगली ब्रेकिंग आपके सामने, हिंद महासागर तक हुती के विध्वंसक हमले को लेकर खबर आई है। और ईरान और सोमालिया लुटेरों के साथ हुती के गठजोड़ इजराइल जाने वाले जहाजों को हिंद महासागर में टारगेट कर सकते हैं। हुती के पास आपको बता दें 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले विध्वंसक ड्रोन भी है। और इस पूरे कमर्शियल रूट को देखते हुए लगातार जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, इजराइल जाने वाले जहाजों को हिंद महासागर में टारगेट कर सकते हैं। रेड सी से हिंद महासागर हुती किस तरीके से आक्रामक हो रहा है, क्योंकि समंदर में हुती के हमलों का दायरा बढ़ सकता है। हिंद महासागर तक जहाजों पर हमले हुती कर सकता है। और ईरान और सोमालिया लुटेरों के साथ हुती के गठजोड़ को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि यूएस और यूके इजरायली जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। और 2 महीने पहले भारत के पास लाइबेरिया शिप पर भी हमला हुआ था। हुती की वजह से केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाने को कमर्शियल जहाज मजबूर हो चुके हैं। आप शिपिंग संगठन बिमको के इस दावे को लेकर दीपक वोरा सर, सवाल आपसे, क्या हम ये मानकर चले कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब ऑल्टरनेटिव रूट को देखते हुए हमें उसी पुराने रूट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इस हद तक हुती इतना कामयाब हो चुका है कि सब कुछ एस्केलेट हो चुका है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया? हमारी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौका देते हैं, आपके शानदार चैनल, एंड यू आर ब्रिलियंट। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर जनरल सिन्हा साहब भी हैं जिनकी जानकारी बेमिसाल है। आपने भी हुतीज के बारे में पूछा, मैं तो कई साल उस इलाके में रहा हूँ। ये अंसार अल्लाह जिनको हुतीज आप कहते हैं, हुती एक कबीला है वहाँ का, ये बिल्कुल रैग टैग फटी हुई धोती पहनने वाले मिलिशिया होते थे। अब तो इतने स्मार्ट यूनिफॉर्म्स ये पहनते हैं और इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जा रही है। पहले ये क्या करते थे, मुझे याद है मैम, कि कुछ जहाज आते थे उस एरिया से तो वो राइफल्स के साथ उन पे शूट करते थे पानी के जहाजों पे। अब तो मिसाइल्स आ गई हैं, हाइपरसोनिक हुती बन चुके हैं। और जो आपने अभी बताया कि 2500 किलोमीटर दूर की मार करने वाले ड्रोन्स वगैरह इनके पास है, इनके पास वो टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं है कि बना सके। ये क्लियर है, या तो इन्होंने खरीदे हैं ओपन मार्केट में और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचने को तैयार है, या फिर ईरान से मिले हैं। और ईरान ने अब जो आपने बताया चेतावनी दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को कि अब आपके ऑयल टैंकर्स मेरे निशाने पर हैं। इसका मतलब है कि जो वॉशिंगटन कोशिश कर रहा था ईरान से के सामने हाथ जोड़ रहा था कि भाई हुतियों को काबू करो, वो काम नहीं चला है। तो मैम, इसमें मैं देख रहा हूं 2 चीजें।
एक तो यमन में अभी जो अस्थिरता है वो चलती जाएगी। एक जमाना था लोग कहते थे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में हो रहा है, वो सब भूल गए, आजकल गाजा की बात करते हैं। और दूसरी चीज, अमेरिका और ब्रिटेन हवा से हमला करेंगे उनके एयरक्राफ्ट, हुथी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो मारने को मरने को तैयार है। आई नो दीज पीपल मैम, अमेरिकन और ब्रिटिश बेवकूफ हैं अगर वो सोचते हैं कि डरा धमका कर, और वो उसमें अभी तक कामयाब भी नहीं हुए हैं। हालांकि दीपक वोरा सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, लेकिन जो बात आप कह रहे थे उसी के तहत अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि समंदर में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन को लेकर खबर है। ईरान और हुथी की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग। फारस की खाड़ी में अमेरिका को जवाब ईरान देगा। ईरान की रडार पर होंगे अमेरिकी ऑयल टैंकर्स, ये खबर बड़ी है। और सिन्हा सर, इस पर एक शॉर्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से अब फारस की खाड़ी में अमेरिका को ईरान जवाब देगा और ईरान की रडार पर होंगे अमेरिकी ऑयल टैंकर्स। अब ईरान हुथी की अमेरिका को इस धमकी को देखते हुए बड़े सवाल भी हैं। हालांकि समंदर में कार्गो शिप पर हमले का दायरा बढ़ेगा, साफ है। हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले होंगे। ईरान के टैंकर जब्त किए गए तो हम उसी तरीके से जवाब देंगे। फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर्स को जब्त ईरान करेगा, IRGC की तरफ से यह कहा जा रहा है। और दुनिया की ऑयल शिपिंग क्षमता को जाहिर सी बात है बाधित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और बड़े सवाल, क्योंकि क्या यह धमकी अमेरिका वर्सेस ईरान जंग का कारण बनेगी? पहला बड़ा सवाल आपके सामने, क्या यह धमकी अमेरिका वर्सेस ईरान जंग का कारण बनेगी? और साथ ही जानना और समझना यह भी जरूरी है दूसरे सवाल के तहत कि क्या ईरान हुथी के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहा है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ईरान अमेरिका को जानबूझकर जंग के लिए उकसा रहा है? चौथा बड़ा सवाल, हिंद महासागर तक हुथी हमलों का दायरा बढ़ाने के पीछे क्या ईरान है? सिन्हा सर। देखिए सुरभि, इसको समझना इस तरह से चाहिए हमें कि देखिए पर्शियन गल्फ और जब हम रेड सी को जोड़ते हैं, जो कि खास करके अरेबियन सी, जो इंडियन ओशन रीजन से होकर इसका एक लगाव है, एक इसका जो कनेक्टिविटी है, तो ये सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यदि आप देखिए इसमें जो डिपेंडेंसी है, जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, या हम बल अल मंडेब की बात करते हैं, ये भी आपका वो गल्फ ऑफ एडन के पास में आके मिलता है। तो देखिए यहाँ पर कि वर्ल्ड की ट्रेडिंग कितनी होती है। और देखिए ईरान को क्यों इतना साथ, इसके पहले तो अमेरिका ट्राई कर रहा था कि ईरान से बातचीत करके किसी तरह यमन को कंट्रोल करे, हुतियों को कंट्रोल करे। आज हुती, अभी वोरा साहब बता रहे थे कि रिएक्टिव फोर्स होती थी, हुती के पास 30-40 हजार, शायद दीपक वोरा साहब ज्यादा बता पाएंगे, अच्छा इतनी ही इनकी स्ट्रेंथ थी। आज वो 2 लाख के आसपास पहुंच, वो केवल वेस्टर्न साइड में थे, अब पूरे यमन में वो आ रहे हैं। इसके अलावा सोमालिया को उन्होंने इनगल्फ कर लिया है। तो देखिए ये जो क्यों हो रहा है, ईरान ने देखा है जो रिस्पॉन्स है वो बहुत, और पूरे के पूरे जो अरब वर्ल्ड है, चाहे उसमें UAE हो, चाहे उसके अंदर में कतार हो, सऊदी अरेबिया है, जो इनके पार्टनर होते हैं, अरब के पार्टनर्स के, उन्होंने सारे ने पैर खींच लिया है। तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में, यही शेप लेगा। और अमेरिका बहुत ज्यादा वर्नेबल है इस इलाके में। साफ है कि हमलों का दायरा बढ़ाने के पीछे ईरान है, ये सवाल था। और जिस तरीके से ये दायरा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर ये एक्सपर्ट्स इस पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हिजबुल्लाह पर इजरायल के विध्वंसक हमले को लेकर भी एक और बड़ी खबर आई है। किरियत शमोना पर हिजबुल्लाह की बमबारी, हिजबुल्लाह का किरियत शमोना पर रॉकेट से वार। ये तस्वीर देखिए। लगातार जिस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रॉकेट से हमले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किरियत शमोना पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया है। और इजरायल पर हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह का किरियत शमोना पर मिसाइल से वार। एक और तस्वीर, किरियत शमोना के औद्योगिक क्षेत्र में मिसाइल गिरी। कुछ देर पहले किरियत शमोना पर हिजबुल्लाह के हमले की ये तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह लगातार जिस तरीके से अलग-अलग टारगेट्स हिट कर रहा है, किरियत शमोना के औद्योगिक क्षेत्र में ये मिसाइल गिरी है। और इससे पहले भी एक तस्वीर आपने देखी जहां किस तरीके से मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इजरायल पर हिजबुल्लाह नॉन स्टॉप हमलों को अंजाम दे रहा है। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
जहां देखिए किस तरीके से किरियत शमोना पर के औद्योगिक क्षेत्र में ये मिसाइल जा गिरी है और हिजबुल्लाह किरियत शमोना पर किस तरीके से रॉकेट से हमलों को अंजाम दे रहा है, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। तो रिहायशी इलाके के साथ साथ किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज को भी अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया। चौबीस घंटे के अंदर हिजबुल्लाह का बदला, बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर रॉकेट दागे हैं। 50 से ज्यादा रॉकेट से हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर आई है। बाल्बेक पर आईडीएफ हमले के बाद हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ को टारगेट कर रहा है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अब इजरायली बेस पर रॉकेट दागा है। यह तस्वीर देखिए, 50 से ज्यादा रॉकेट से बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया गया है। बाल्बेक पर आईडीएफ हमले के बाद हिजबुल्लाह के हमले को लेकर ये बड़े दावे और इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह की इजराइल पर 50 कात्यूशा रॉकेटों की बौछार। गोलान हाइट्स में हिजबुल्लाह का आईडीएफ बेस पर रॉकेट से हमला और बाल्बेक में इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार। हालांकि हिजबुल्लाह के 50 में से सिर्फ 4 रॉकेट को ही नष्ट करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह किस तरीके से अलग अलग जगहों पर टारगेट को अंजाम दे रहा है। आईडीएफ के बेस को टारगेट किया गया है और आईडीएफ के इसी बेस पर बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया गया है और 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के बदले को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए इजराइल पर हिजबुल्लाह किस तरीके से न सिर्फ रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट कर रहा है और साथ ही देखिए किस तरीके से आईडीएफ के बेस पर हमलों को अंजाम दिया गया। और लेबनान में इजराइल के प्रचंड प्रहार को लेकर भी खबर बढ़ी है। आपको बता दें, पूर्वोत्तर लेबनान के बाल्बेक में भीषण हमला हुआ है और आईडीएफ एयर स्ट्राइक से बाल्बेक दहल गया है। हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर को टारगेट किया गया। उत्तरी इजराइल में 50 रॉकेट हमलों का बदला। वहीं अब लेबनान में आईडीएफ के भयंकर हमले को लेकर भी बड़ा दावा। बाल्बेक में ही हिजबुल्लाह ठिकानों को दहला दिया। हिजबुल्लाह लॉन्च सेंटर पर पिन पॉइंट अटैक। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए पूर्वोत्तर लेबनान के बाल्बेक में भीषण हमले को कैसे अंजाम दिया गया। वहीं लेबनान में ही आईडीएफ के भयंकर हमले की पिन पॉइंट अटैक की यह तस्वीर जारी कर बड़े दावे किए गए। बाल्बेक में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला दिया गया। अब हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का भयंकर हमला। आयता अल शाब में सैन्य ठिकाने को तबाह किया। मरून अल रास में हिजबुल्लाह बेस को नष्ट कर दिया। हमलों में कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। और राफा पर इजराइल का विनाशक हमला। राफा पर इजराइल की भीषण बमबारी। इजरायली एयर स्ट्राइक में दर्जनों घर तबाह हो गए। आपको बता दें, 24 घंटे में राफा में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिण गाजा का सबसे अंतिम शहर राफा, जहां अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। दहशत में राफा क्यों है और राफा पर इजराइल जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, बड़े सवाल और बड़े दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन राफा पर इजराइल की भीषण बमबारी की ये देर रात की तस्वीर सामने आई है, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक में दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अब अंजाम दिया जा रहा है। दहशत में आखिर राफा क्यों है? राफा पर बमबारी की जा रही है, रिहायशी इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों की मौत की खबर, बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसलिए राफा पर हमले को लेकर इजराइल भी सवालों के घेरे में है। लेकिन राफा पर लगातार बमबारी क्यों?
क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि राफा एक सबसे सेफ जोन बन चुका है हमास के लड़ाकों के लिए। आम लोगों के बीच में हमास के लड़ाकों की मौजूदगी को देखते हुए लगातार राफा को टारगेट किया जा रहा है। राफा पर हमले से इजराइल को नुकसान, क्योंकि राफा पर हमला इजराइल के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। राफा ऑपरेशन से इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान। राफा को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मिलर की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर खबर बढ़ी है। इजराइल का राफा पर हमला उसे दुनिया के देशों से अलग थलग कर देगा। उन देशों से भी इजराइल अलग हो जाएगा जो लंबे समय से साथ हैं। राफा ऑपरेशन इजराइल के हित में भी नहीं है। राफा में गाजा के 1.4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी और यही बड़ा सवाल है। इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी। 173 दिन गाजा में नरसंहार। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गाजा में देखिए 32,414 लोगों की मौत, 74,800 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजा में 10,000 हमास लड़ाके मारे गए हैं और गाजा में 85% लोगों में खाने पीने की और दवा की कमी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि गाजा में 60% बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। अब दीपक वोरा सर, इस हकीकत, इन फैक्ट्स और फिगर्स के दावों के बीच, राफा पर किए जा रहे हमलों के बीच, इजराइल पर ही क्या अमेरिका अब सवाल खड़े कर रहा है? अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है दीपक सर। कैन यू हियर मी? यस। ऑलराइट। आपने ये जो प्रश्न किया है इजराइल के बारे में, अमेरिका तो उसका सबसे सॉलिड सपोर्टर रहा है। अमेरिका नहीं हटेगा इजराइल से। मैम, वो जो बाइडेन जो बहुत बुढ़े हो गए हैं, कंफ्यूज मैसेजेस देते हैं कि राफा पर हमला मत करो, लेकिन हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैम, ये बहुत चीज स्पष्ट है। बेंजामिन नेतन्याहू की सर्वाइवल डिपेंड करती है इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू करने पर। इजराइल के सारे लोग उसके साथ हैं। एग्जिस्टेंशियल इशू है, उनके जीवन या मौत की इशू है उनके लिए, क्योंकि हमास तो कहता है कि यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं है, वो चले जाएं, दुनिया छोड़ के चले जाएं। सो दिस इज गोइंग टू कैरी ऑन। इसमें एक कंपैरिजन आपको बहुत जल्दी से दे देता हूं। सारी दुनिया, पश्चिमी देश आजकल वो जो बेगिंस्की है यूक्रेन वाला, उसको बहुत बड़ा हीरो बनाते हैं। आपको मालूम है मैम, अगले 3 दिन के अंदर यूक्रेन में उनके संविधान अनुसार इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के, नहीं होंगे। कहां गए? उसको बोलते हैं बड़ा डेमोक्रेसी का हीरो है, ये है वो है। बकवास करते हैं ये लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते कि असलियत जो वहां पर है एक्सपोज हो। और सिमिलरली इजराइल में नेतन्याहू समझता है जिस दिन ये जंग खत्म हो गया, मेरी कुर्सी जो है वो हट जाएगी, वो छिन जाएगी मुझसे। तो ये जंग चलेगा जब तक, शुरू से कहता रहा, हमास को पूरी तरह से खत्म कर दें। इजराइल के इस एक्ट को क्रिटिसाइज करना भी महज दिखावा है। मैम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं जल्द वापस आती हूँ। गाजा की अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के होने का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर है, हॉस्पिटल कर्मियों के कपड़ों में हमास लड़ाके और हमलों के लिए अल शिफा हॉस्पिटल का इस्तेमाल। आईडीएफ की रेड में पकड़े गए हैं हमास के सैकड़ों लड़ाके और अल शिफा में करीब 1000 हमास लड़ाकों के होने का दावा भी किया जा रहा है। इस खबर पर और डिटेल आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें, बड़े दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से हॉस्पिटल में शरण ले रखी है हमास के लड़ाकों ने, ये तस्वीरें जारी कर भी बड़े दावे किए गए हैं कि गाजा की अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाके मौजूद हैं। हॉस्पिटल कर्मियों के कपड़ों में हमास लड़ाके हैं। हमलों के लिए अल शिफा हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडीएफ की रेड में हमास के सैकड़ों लड़ाकों के पकड़े जाने का भी दावा किया जा रहा है और अल शिफा में करीब 1000 हमास लड़ाकों के होने का दावा किया जा रहा है। अब हमास का ये जो बेस है अल शिफा हॉस्पिटल, इसको लेकर क्या बड़े दावे किए गए हैं। गाजा की अल शिफा हॉस्पिटल में हमास की मौजूदगी को लेकर यह दावा बढ़ा है। आईडीएफ रेड में हॉस्पिटल कर्मियों के कपड़े पहने हमास के लड़ाकों की मौजूदगी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इजरायली सेना पर हमलों के लिए सैन्य बेस की तरह अल शिफा हॉस्पिटल का इस्तेमाल और रेड में 200 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को लेकर और 500 से ज्यादा की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़े दावे। अल शिफा में अभी करीब 1000 हमास लड़ाकों के होने का अनुमान है। अब आईडीएफ जिस तरीके से ये हॉस्पिटल की वीडियो जारी कर रहा है, क्या कुछ वहां से बरामद किया गया है, किस तरीके से ये बेस बना हुआ था, इसी को लेकर बड़ा दावा। अब गाजा में मारा गया बड़ा हमास कमांडर। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ अटैक में इसी महीने मारा गया मारवान इस्सा, अल कस्साम ब्रिगेड का डेप्यूटी चीफ था मारवान। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने इसकी पुष्टि की है। लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और हमास के लड़ाकों को ढेर किया जा रहा है। वहीं आईडीएफ अटैक में इसी महीने मारे गए मारवान को लेकर बड़ा दावा। गाजा में मारा गया है बड़ा हमास कमांडर मारवान।
अल कस्साम ब्रिगेड का डेप्यूटी चीफ था मारवा ईसा। अब एक और बड़ा दावा, 5 महीने की जंग में इजराइल का हाथ खाली। हमास चीफ इस्माइल हानिया का यह बड़ा दावा है, 5 महीने की जंग में इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। इजराइल को किसी भी सैन्य या रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। अभूतपूर्व राजनीतिक अलगाव का शिकार है इजराइल का ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC के स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन पर हमला, सीरिया में ईरान समर्थित फोर्स पर हमला, IDF हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। वेस्ट बैंक में हमास को वेपन पहुंचाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। IRGC के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन पर हमले को लेकर खबर सामने आई है। इजराइल का ईरान के खिलाफ यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इसी खबर पर आगे इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर बड़े एक्शन के लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इजराइल का पूर्वी सीरिया में ईरान से जुड़ी फोर्स और संपत्ति पर हमला, बड़ा दावा किया जा रहा है इसको लेकर। इजराइल का सीरिया पर यह हमला, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन और दावे ये कि इजरायली हमले में सीरिया में ईरान से जुड़े 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। IRGC के स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन और विशेष ऑपरेशंस यूनिट पर हमला। वेस्ट बैंक में हमास को विध्वंसक हथियार पहुंचाने की साजिश को कर दिया गया नाकाम, और इजरायली ऑपरेशन से ईरानी हथियारों की तस्करी भी नाकाम कर दी गई है। सिन्हा सर, एक सवाल उस दावे को लेकर जहां यह कहा जा रहा है कि 5 महीने की इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, दूसरी तरफ इजराइल का यह सीरिया पर हमला। देखिए सुरभि, ये मान के चलिए कि इजराइल के जैसा बता रहे दीपक साहब भी, ये उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो उन्होंने क्या हासिल किया वो खुद जानते हैं। पूरा का पूरा गाजा खत्म है। यदि आप वेस्ट बैंक में जाइए तो उनकी कंट्रोल वहां पूरी हो चुकी है। देखिए, आप ये कह लें कि गाजा की लड़ाई, मैं तो मानता हूं कि 1 साल चलेगी। उसके अलावा जो लेबनान है उसको भी उन्होंने काफी कंट्रोल किया हुआ है। देखिए, आंकड़े बताते हैं 314 लोग मारे गए हैं हिजबुल्लाह के फाइटर्स, और केवल 10 सोल्जर्स मरे हैं इजराइल के। उन्होंने एक माउंटेन डिवीजन खड़ा कर दिया जो गोलान हाइट्स में लड़ने के लिए, और वो स्की से जाएंगे, और एक लड़ाई के दौरान रिजर्विस्ट से निकाल करके एक माउंटेन ब्रिगेड का खड़ा कर देना। उसके बाद आप सीरिया की बात कर रही हैं, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर में जितने भी थे, चाहे उसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, IRGC की आप बात करें, कईदा हिजबुल्लाह है जो कि इराक में बहुत एक्टिव है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है इन इराक, वो है अंसारुल्लाह मूवमेंट के हूतीज है, वो इन्वॉल्व है। मोर और लेस उन्होंने, और वो हड़बड़ में नहीं है, ये लेकर चलिए। अमेरिका कहीं साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये लोग कहते रहे, नैरेटिव बनते रहे। सच्चाई ये है 8 मिलियन जूस रहते हैं अमेरिका में, 3.5 मिलियन केवल मुस्लिम है। दिखावे के लिए, ये करने के लिए अमेरिका कुछ कहे, कोई छोड़, उनकी कंपल्सन है। जो बाइडेन साहब की कंपल्सन नहीं, जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, चाहे ये इलेक्शन हो जाए नवंबर में, उसके बाद जो भी आएगा, इजराइल अपनी चीजों को करके पूरा, और ये बहुत जरूरी है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। अब आप देखिए डिस्टर्बेंस कहां से कहां जा रही है। अभी आपने कह दिया ईरान भी इसमें कूद पड़ा हुआ है। ईरान यदि कूद पड़ेगा तो अपने को एक्सपोज ही करेगा। और ईरान को खुद, और कौन कर रहा है? पुतिन साहब ने चाबी रखी हुई है। अभी ये ले जाएंगे उधर भी। आप अभी नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, जापान की। पुतिन साहब, इन्होंने गलत आदमी छेड़ दिया। पुतिन साहब ने वहां से बैठे बैठे, वो तो केवल पूरे यूरोप को किया है। आप जरा ये मेडिटेरियन के ऊपर में, रेड सी के ऊपर में, इस वॉर को पूरा का पूरा वो स्प्रेड इसकी सिग्निफिकेंस ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं एक लेयर ऑफ थ्रेड और थ्रेट यहां पर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन क्या अमेरिका चाहता है कि ईरान इसी आधार पर एक्सपोज हो जाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान कर सकता है न्यूक्लियर हमला। अब न्यूक्लियर हमले को लेकर सनसनीखेज दावा, अस्थिर होने की वजह से पाक कर सकता है हमला। तालिबान पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध नहीं है, हालांकि इसको लेकर शुरू में ही हमने सिन्हा सर से इस बारे में चर्चा की। पुतिन कभी नहीं करेंगे परमाणु हमला, एक्सपर्ट्स ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? और जिस तरीके के अस्थिर होने की वजह से हालात बने हुए हैं, क्या अस्थिर होने की वजह से ही हमलों को दिया जा सकता है अंजाम? तालिबान पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध ना होने की वजह से इस वक्त के हालात को देखते हुए, परमाणु हमले को देखते हुए खबर बड़ी।
अब जापान से बात नहीं करेगा उत्तर कोरिया। एक और बड़ी खबर, जापान के साथ समिट से किम जोंग का इनकार और जापानी पीएम किशिदा ने किम जोंग से मिलने की पेशकश की थी। कोरिया प्रायद्वीप में शांति के प्रयासों को ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने उसी आधार पर होगी कि जापान के साथ समिट से किम जोंग के इनकार की वजह क्या हो सकती है। जापान के साथ बात नहीं करेगा उत्तर कोरिया, यही बड़ी खबर है। जापानी पीएम फुमियो किशिदा के साथ शिखर वार्ता से किम जोंग का इनकार और जापानी पीएम किशिदा ने किम जोंग से मिलने की जो पेशकश की थी। उत्तर कोरिया से विवादित मसलों को सुलझाना चाहता था जापान। किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने जापान को फैसले की जानकारी दी। जापान स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकता और KCNA के सोर्सेस की तरफ से ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, जापान स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकता, किम यो जोंग की तरफ से कहा गया। अब देखिए किस तरीके से ऑयल के बदले बारूद, दुनिया नेस्तनाबूद। बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसो में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, गाइडेड बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर वार। हमले में रूस की पूरी ड्रोन बटालियन को तबाह कर दिया गया। रूस के ड्रोन ऑपरेट सेंटर को तबाह किया गया। ये तस्वीर देखिए, गाइडेड बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर हमले की ये तस्वीर। अवदिव्का में कोक प्लांट पर हमले को लेकर भी खबर आई। यूक्रेन ने ड्रोन से विध्वंसक अटैक को अंजाम दिया। रशियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम क्रू पर हमला, धमाके में रशियन क्रू मेंबर्स की मौत के दावे। रूस से उत्तर कोरिया को ऑयल सप्लाई, बड़ी खबर, उत्तर कोरिया को हथियारों के बदले तेल दे रहा है रूस। यूएन प्रतिबंधों के बावजूद रूस से ऑयल सप्लाई। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आए उत्तर कोरियाई टैंकर्स। फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत बड़ा दावा किया है और उस दावे के तहत भी एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा, क्योंकि खबर बड़ी है कि उत्तर कोरिया को हथियारों के बदले रूस तेल दे रहा है। यानी रूस से उत्तर कोरिया को ऑयल सप्लाई, यूएन प्रतिबंधों के बावजूद रूस से ऑयल सप्लाई। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बड़े दावे, बड़े खुलासे। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आए उत्तर कोरियाई टैंकर, तेल के बदले बारूद, दुनिया नेस्तनाबूद। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर कोरिया को हथियारों के बदले ऑयल दे रहा है रूस। नॉर्थ कोरिया पर यूएन के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से ऑयल सप्लाई को लेकर खबर बड़ी है। अब सैटेलाइट तस्वीरें भी आपने देखी और सैटेलाइट तस्वीरों में वेस्ट ओशन पोर्ट पर नजर आए उत्तर कोरिया के 5 टैंकर। किम जोंग के रूस दौरे में दोनों देशों में सीक्रेट डील हुई है और रूस से उत्तर कोरिया को एक साल में 5 लाख बैरल तेल की सप्लाई होनी है। अब फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे को देखते हुए सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक मैप आपके सामने रखना चाहेंगे और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर देखिए किस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। रूस से उत्तर कोरिया को ऑयल सप्लाई को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि ये पूरा रूट वेस्ट ओशन से उत्तर कोरिया के चांगजिन के लिए सप्लाई को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट यह है कि 7 मार्च से ऑयल शिपमेंट्स जारी हैं। इस सीक्रेट डील को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें 2017 से उत्तर कोरिया पर यूएन प्रतिबंध को लेकर भी खबर है और प्रतिबंध के बावजूद, हालांकि परमाणु परीक्षण के बाद ये बैन लगा था, बावजूद उसके इस सीक्रेट डील को किस तरीके से देख रहे हैं आप, बोरा सर? मैम, अभी आपने जो जिक्र किया, अब तो ये सीक्रेट नहीं है। अगर आपने इसका सीक्रेट बैन के बावजूद, लेकिन ये गठजोड़ किस और संकेत दे रहा है? ये साफ बता रहा है कि जो मैं मानता हूं कि व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह भी एक चाणक्यिस्ट है। वो चाणक्य को बड़ी अच्छी तरह से समझता है कि मेरे मंडला थ्योरी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। क्यों नहीं देगा? अगर मैं व्लादिमीर पुतिन होता, मैं कहता मुझे हथियार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपको तेल चाहिए, मेरे पास है, लो। कौन है मुझे रोकने के लिए? पश्चिमी देशों ने मुझे कहा है कि मैं वॉर क्रिमिनल हूं, मैं टेरिबल आदमी हूं, मैं नॉन ह्यूमन हूं। फिर मैं जरूर जाऊंगा, इनके साथ दोस्ती करूंगा जो मेरी इज्जत करते हैं। ये सारा षड्यंत्र रचा है पश्चिम ने और अब उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है बताने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया बदल गई है। व्लादिमीर पुतिन बड़ा शातिर खिलाड़ी है, वो जानता है क्या करना है। और अगर आज मैं उसकी जगह होता, मैं बिल्कुल वही करता रूस के लिए जो वो कर रहा है, अपने देश की इज्जत के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन इस बैन के बावजूद कोई एक्शन, सब सिर्फ खाना पूर्ति सर?
बिल्कुल 100%। कौन एक्शन लेगा रूस के अगेंस्ट? क्या एक्शन बचा है? आपने 500 प्रतिबंध तो लगा दिए, 10,000 लगा दीजिए, 1 करोड़ लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, फ्रांस जल्द भेज सकता है यूक्रेन में सैनिक। कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है फ्रांस की तरफ से। एयर डिफेंस और हथियार उत्पादन पर विचार को लेकर खबर आई है। सैनिकों की तैनाती पर फ्रांस को रूस से हालांकि धमकी भी मिली है। फ्रांसीसी मीडिया की तरफ से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्रांस विकल्पों पर विचार करते हुए अपने सैनिक भी भेजेगा? हालांकि यूक्रेन में फ्रांस की मौजूदगी, 5 विकल्पों को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन और ये पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यूक्रेन में फ्रांस के इंजीनियर्स की मदद से सैन्य फैक्ट्री और साथ ही यूक्रेनी सेना को तैयार कर सकता है फ्रांस। अब ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए भी फैसला क्या बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि रूसी हमला होने पर पलटवार और फ्रांस सीधे सैनिकों को तैनात कर यूक्रेनियंस को दूसरे कामों के लिए भी क्या मुक्त कर सकता है? फ्रांस यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध करे। फ्रांसीसी टीवी चैनल जिस तरीके से सिन्हा सर ये बड़े दावे कर रही है, इस लिहाज से इन विकल्पों को क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है? देखिए इमानुएल मैक्रो साहब जिस तरह से आए कि बूट्स ऑन ग्राउंड की वो बात कर रहे हैं, जबकि उसका नकारा करते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन हो चाहे नेटो के देश हो। कुछ ऐसे हैं, खास करके 3 बाल्टिक देश देख लीजिए, पोलैंड के भी जो वहां के दायित्व लोग नहीं है, मगर हाँ उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम इसमें कर सकते हैं मदद। मगर देखिए मैक्रो साहब क्यों कह रहे हैं, वो 2027 तक वो तो रहेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद इलेक्शन, और पूरे पोल सर्वे ये कहता है कि आने वाले समय में मैक्रो साहब लूज कर जाएंगे सब चीज, क्योंकि उनकी जो रेटिंग आज सबसे लोअर है। तो इस तरह की चीजें बोल करके, खास करके एक बातें चल रही हैं, जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ये इलेक्शन खत्म होता है तो $300 बिलियन का एक जो फ्रोजन है रशियन मनी, वो यूक्रेन बार बार कहता है कि हमें दे दीजिए, हमारा उस सबकी नजर वहां है। आपने बहुत बड़ी बात कही, मेकिंग ऑफ द मिलिट्री फैक्ट्रीज बाय फ्रांस के पास क्या है? वो तो आकर के यहाँ पर वो रफाल तो बनाएगा नहीं। फ्रांस की महारत किस चीज पे है कि वहां आकर के क्या करे वो? यदि जर्मनी कहता फ्रांस के पास इतनी बड़ी नहीं है साजो सामान, मगर वो चाहते हैं कि वो फैक्ट्री में दे, क्योंकि पैसे की लूट है। यदि यूरोपियन यूनियन देता है $60 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यदि रिलीज करता है, सब चाहते हैं कि बंदरबाट में हम कितना के ज्यादा पैसा लेकर आए। अगर किसी भी हालत में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के तहत ही सर ये जो बड़ी बात आपने बताई है, लेकिन इस एक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अगली बड़ी खबर पर होगा सवाल, क्योंकि अब सुवाल्की गैप पर कब्जे की तैयारी में बेलारूस है और लुकाशेंको ने जंग की तैयारी कर कमांडर से इसको लेकर चर्चा की है। अब सुवाल्की गैप पर नेटो और बेलारूस में जंग की आशंका की खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में चर्चा करूंगी। हालांकि आपको बता दूं, रूस के लिए बेहद अहम 100 किलोमीटर लंबा ये जो गैप है, सुवाल्की गैप, इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है और मिलिट्री इंपॉर्टेंस है। हालांकि अब बड़ा सवाल है, नेटो पर हमला करेगा बेलारूस। ये सवाल क्यों? क्योंकि नेटो देशों पर हमले की प्लानिंग बना रहा है बेलारूस, और इस मैप के पर भी आगे रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको के सुवाल्की गैप पर हमले की चर्चा को लेकर यह खबर बड़ी क्यों है, यह भी जान लीजिए कि किस तरीके से अपने कमांडर नोमेंको के साथ लुकाशेंको की सुवाल्की गैप पर बातचीत हुई है। हालांकि खबर यह भी सामने आई है कि वीडियो में नोमेंको से लुकाशेंको ने सुवाल्की गैप की चौड़ाई के बारे में पूछा है। इस ट्रिप के बारे में सवाल करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ। लुकाशेंको ने सैन्य कमांडर से पूछा कि क्या वो सुवाल्की गैप पर कब्जा कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त किया जा रहा है और नोमेंको ने लुकाशेंको को आश्वासन दिया है कि कब्जे की तैयारी चल रही है। अब ये बेलारूस कैलिनिंग्राड के बीच लिथुआनिया पोलैंड का क्षेत्र है सुवाल्की गैप। यही मैं आपको इस वक्त इस मैप के बीच में दिखा रही हूं, क्योंकि बेलारूस और कैलिनिंग्राड क्षेत्र के बीच एक भूमि गलियारा है। ये जो ओवरऑल स्ट्रिप आप देख रहे हैं, येलो लाइन हाईलाइट की जा रही है, यही है सुवाल्की गैप। अब इसकी दीपक वोरा सर, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि यह कैसा मूव नजर आ रहा है, और इसी स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत क्या नेटो पर हमला करेगा बेलारूस, यही सवाल।
ये जो सुवाल्की कॉरिडोर की आप बात करी है, सुवाल्की गैप जिसको लोग कहते हैं, ये तो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। ये लिथुआनिया और पोलैंड का जो बॉर्डर है, एक बाल्टिक स्टेट है लिथुआनिया, दूसरा पोलैंड है। पोलैंड में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ, लिथुआनिया में भी था। तो इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर एरिया है और ये शॉर्टेस्ट रास्ता है बेलारूस और जो रूस का इलाका है कालिनिनग्राड, जो पोलिश बॉर्डर की दूसरी साइड पे है। तो ये इनके बीच में ये सबसे ज्यादा जो ये संबंध बनाने हैं। सुवाल्की मैम एक चोक पॉइंट बन सकता है जब से पोलैंड और ये बाल्टिक स्टेट्स नेटो में शामिल हुए हैं। रूस इसको खुला रखना चाहेगा और वो बेलारूस का प्रयोग करेगा। किसी नेटो देश में हिम्मत नहीं है कि बेलारूस से पंगा ले। रूस तुरंत कूद पड़ेगा। कि आप लोग तो बात करते हो अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है बेलारूस के साथ। उसको तुमने कुछ कहा तो टाइगर मैं खड़ा हूं, अभी मैं भी हूं राहों में। ये कोई नहीं करेगा, ये दिखाने के लिए पॉस्चरिंग है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। मॉस्को आतंकी हमले पर रूस का ये बहुत बड़ा दावा है। मॉस्को हमले के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी का बहुत बड़ा आरोप है क्रॉकस सिटी हॉल हमले के पीछे पश्चिम का हाथ। अमेरिका, ब्रिटेन ने कराया हमला। अब रूस का यह दावा आखिर है क्या? बड़ी खबर, क्रॉकस सिटी हॉल हमले के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी चीफ अलेक्जेंडर बातनोकोव का यह दावा। क्रॉकस सिटी हॉल हमले के पीछे पश्चिम का हाथ। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। पश्चिमी देश हमलों के पीछे आईएसआईएस का हाथ बता रहे हैं। बीते शुक्रवार को हुए इस आतंकी हमले में आपको बता दें 139 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का जल्द रुख करती हूं, क्योंकि क्या यूएस, यूके और यूक्रेन से बदला लेंगे पुतिन? यही है पहला बड़ा सवाल। और साथ ही बड़ा सवाल यह कि क्या पुतिन की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन अब यूएस, यूके को मिलिट्री जवाब देंगे? और बड़ा सवाल यह कि क्या पुतिन अब यूक्रेन में तबाही लाएंगे? क्या पुतिन अब लिमिटेड न्यूक्लियर हमले का भी ले सकते हैं सहारा? हालांकि जिस तरीके से सिन्हा सर इन तमाम खबरों के बीच हम चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत से न्यूक्लियर थ्रेट एक्टिवेट करते हुए बड़े दावे किए जाते हैं। अब इस हमले के बदले क्या स्पेक्यूलेट किया जा सकता है? देखिए सुरभि, ये मान के चलिए 2 दशक में ये सबसे बड़ा हमला है रशिया के ऊपर में। जो चेचनिया के समय जब चीजें हुई थी और उसके बाद जिस तरह से पुतिन साहब आए हैं, तो ये आप मानिए 100 जो आप कॉन्सर्ट हॉल में हुआ 139 आपने बताया टोटल किल्ड है, 90 अभी भी सीरियस है, 22 उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में है और 4 साक्ष्य पकड़े गए। प्रयास से वो एक्सप्लिट्रेट कर रहे थे, वो जा रहे थे यूक्रेन की तरफ, वो पकड़े गए। और बेलारूस ये कहता है कि उन्होंने बॉर्डर को टाइट किया था इसलिए उधर नहीं जा पाए और इधर आ रहे थे। तो उनको तो प्रमाण तो मिल चुका है क्योंकि उन्होंने टॉर्चर किया है और एब्सोल्युटली पब्लिक डोमेन में है वो है। और उन्होंने निकाल तो लिया है कौन इसके पीछे में। यूक्रेन तो 100% है इसके पीछे। उसमें अमेरिका और यूके का भी हाथ लेते हैं। वो कहते हैं कि उनके जो संगठन हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो उनके साथ वो उन्होंने इन्वॉल्व किया है। और मैं भी ये मानता हूं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से अब हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। सिन्हा सर, बोरा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए।